हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। भाई सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? भाई सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे सेशन में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम सभी लोग बात करने वाले हैं सिख एम्पायर के बारे में। जैसा कि कल आप लोगों को मैंने बताया था कि सिख एम्पायर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो जो सिख धर्म के 10 गुरु हुए हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे राजा रणजीत सिंह से। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के सभी लोग जुड़ जाए, है ना। और भैया सभी लोग फटाफट सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है भैया। ओके, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत हम जो करने वाले हैं वो शुरू करेंगे हम सिख धर्म से ही। ध्यान रखना, सिख धर्म से शुरू होता है हमारा जो आज का टॉपिक है, सिख धर्म और सिख साम्राज्य। ध्यान रखना, सिख धर्म और सिख साम्राज्य आज का जो हमारा टॉपिक है ये होने वाला है। इसमें हम सबसे पहले सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। सबसे पहले हम सिख धर्म से जुड़े हुए बात करेंगे। सबसे पहला नाम आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है गुरु नानक का। ध्यान रखना, गुरु नानक का ध्यान रखना। पहला पॉइंट हमारे सामने आ रहा है गुरु नानक का। आप सभी लोग जानते हैं गुरु नानक, या जिनको हम सभी लोग गुरु नानक देव के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, ये पहली बात तो क्या है, बाबर के समकालीन है ना। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, बाबर और हुमायूं। ध्यान रखना, बाबर और हुमायूं के समकालीन, ठीक है ना। क्या है, बाबर और हुमायूं के क्या है, समकालीन है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे बात आता है कि गुरु नानक देव जो हैं ये पैदा कब हुए थे, तो 1469 से 1539 तक इनका रहा है। 1469 से 1539, ठीक है, ईस्वी। इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनका अगर मैं बात करूं, इनका जन्म जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं कि वो जगह जो है तलवंडी में है। आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। तलवंडी, ठीक है, ओके। करतारपुर साहिब जिसको आप कहते हैं, करतारपुर साहिब, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये जगह अब कहाँ है, पाकिस्तान में। ध्यान रखेंगे, ये जगह अब कहाँ है, पाकिस्तान में है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जगह कहाँ पे है बच्चों, पाकिस्तान में, ठीक है, ओके। सिख धर्म के संस्थापक, पहला पॉइंट क्या आ गया, सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक। और इन्होंने सबसे पहला जो काम शुरू किया है, गुरु का लंगर। ध्यान रखना, गुरु का लंगर की शुरुआत की, गुरु का लंगर की शुरुआत की। आप सभी लोग एक बात जानते होंगे कि जिसको आप सभी लोग संगत और पंगत की बात करते हैं। एक बात का ध्यान रखना, संगत और पंगत जिसको आप सभी लोग कहते हैं, संगत और पंगत जिसको आप कह सकते हैं, संगत और पंगत की शुरुआत जिसको आप सब लोग कह सकते हैं। लेकिन इसको अस्थाई बनाने का जो काम किया है, ध्यान रखना, इसको अस्थाई बनाने का जो काम किया है वो गुरु अंगद ने किया है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, ओके। इसको अस्थाई बनाने का काम किसने किया है, गुरु अंगद। तो ये क्या है, सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु थे गुरु नानक, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ तलवंडी, ननकाना साहिब जिसको आप कह सकते हैं, ननकाना साहिब। ध्यान रखना, ननकाना साहिब, ठीक है, ननकाना साहिब, जिसे आज हम जो है करतारपुर साहिब या करतारपुर कॉरिडोर आप जानते होंगे, इसकी शुरुआत हुई है। और इसके तहत जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के प्रयास किए गए हैं, ठीक है। अब यहां से आगे हम चलते हैं, दूसरे गुरु की बात कर लेते हैं। दूसरे गुरु कौन है, सेकंड गुरु कौन से हैं, दूसरे गुरु कौन से हैं, दूसरे गुरु जो है वो है गुरु अंगद। ध्यान रखना, गुरु अंगद। गुरु अंगद के बारे में एक बात का ध्यान रखना, गुरु अंगद से जुड़ा हुआ क्या है, पहला पॉइंट जो आता है गुरुमुखी लिपि। ध्यान रखना, गुरुमुखी
गुरुमुखी लिपि, लिपि ध्यान रखना, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, आविष्कार किया। पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है, संगत और पंगत को अस्थाई बनाया। संगत और पंगत, पंगत ध्यान रखना, संगत और पंगत, पंगत तथा गुरु का लंगर जिसको आप कहते हैं, गुरु का लंगर, लंगर है ना, को अस्थाई बनाया, को अस्थाई, अस्थाई एवं लोकप्रिय बनाया। ध्यान रखना, अस्थाई एवं लोकप्रिय बनाया। ठीक है, लोकप्रिय बनाया, ध्यान रखना, लोकप्रिय बनाया। बहुत ही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे तो ये हो जाते हैं गुरु अंगद। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं दूसरे गुरु, तीसरे गुरु की बात हम कर लेते हैं। तीसरे गुरु कौन है? तीसरे गुरु जो है वो है अमरदास, अमरदास। साथियों एक बात का ध्यान रखना, अमरदास की जब भी हम बात करेंगे तो अमरदास ने क्या किया था, विवाह प्रणाली, एक विवाह प्रणाली की शुरुआत की थी। विवाह प्रणाली है जिसका नाम है पाहुल, ध्यान रखना, पाहुल की शुरुआत, पाहुल की शुरुआत। ये पाहुल क्या है, ये हिंदू प्रथा से विपरीत है, ये हिंदू प्रथा से अलग है, हिंदू प्रथा से अलग, हिंदू प्रथा से अलग, ध्यान रखना। ये हिंदू प्रथा से क्या है, अलग है, इस बात का सब लोग ध्यान रखना। ठीक है ना। हाँ, इसको आप सब लोग आनंद कारज विवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनंद कारज, आनंद कारज, आनंद कारज विवाह। ठीक है। अमरदास जो है ये क्या है, अकबर के समकालीन है, अकबर के समकालीन। ठीक है, ये अकबर के समकालीन है। साथियों एक बात का आप सब लोग ध्यान रखना कि अमरदास की ही एक बेटी थी जिनका नाम क्या था, जिनका नाम क्या था, बीबी भानी। उनकी बेटी को मतलब बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा खेत दिया था। ठीक है ना। ओके ओके। अब यहां से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम बात कर लेते हैं, सिखों में व्याप्त, ध्यान रखना, सिखों में व्याप्त, व्याप्त ध्यान रखना, दो ऐसी प्रथाएं थी, एक पर्दा प्रथा और एक सती प्रथा। सिखों में व्याप्त पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा, एवं सती प्रथा, प्रथा को समाप्त किया, को समाप्त किया, समाप्त किया, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, गुरु की बेटी, गुरु की बेटी बीबी भानी। ध्यान रखना, गुरु की बेटी कौन है, बेटी बीबी भानी, गुरु की बेटी है बीबी भानी, बीबी भानी, गुरु की बेटी बीबी भानी को अकबर ने, अकबर ने 500 बीघा, 500 बीघा खेत या कह सकते हैं जमीन दान में दी, दान में दी थी। ठीक है। ओके। अब यहां से हम बात कर लेते हैं चौथे गुरु की। चौथे गुरु के बारे में हम बात करें, जिनका नाम क्या है, चौथे गुरु कौन है, चौथे गुरु कौन है भैया, चौथे गुरु कौन है, चौथे गुरु कौन है, रामदास। ठीक है, ये चौथे गुरु हैं रामदास। और सबसे पहली बात तो आती है कि इनकी पत्नी जो है, पत्नी कौन है, इनकी पत्नी जो है वो कोई और नहीं बल्कि कौन है, बीबी भानी। अब आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत, बीबी भानी। ठीक है। इन्होंने उस 500 बीघे खेत पर, 500 बीघा जमीन पर, बीघा जमीन पर, जमीन पर रामसर और अमृतसर, रामसर और अमृतसर, ध्यान रखना, अमृतसर, अमृतसर तालाब खुदवाए, तालाब खुदवाए।
ठीक है, ये बात आप सब लोग ध्यान रखना। ठीक है, रामदास ने क्या किया, ध्यान रखना, अमृतसर तालाब खुदवाया। ठीक है, ओके, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था, आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है भैया, ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, ये पॉइंट आप सबको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, है ना भैया? ओके ओके, अब मैं बात कर लेता हूं पांचवें गुरु जो है गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव, आप सब लोग जानते हैं गुरु अर्जुन देव जो है ये किसके हैं, इनके पिता जो है, इनके पिता कौन है? पिता है रामदास। इसका मतलब क्या हुआ कि रामदास ने अपने ही पुत्र को क्या किया, गुरुपद दे दिया। तो इन्होंने क्या किया, गुरुपद को पैतृक बनाया। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरुपद को पैतृक किसने बनाया, तो रामदास ने बनाया। ठीक है, गुरु अर्जुन देव, इन्होंने क्या किया है, आदि ग्रंथ की रचना किया है। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, आदि ग्रंथ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा आपके लिए। आदि ग्रंथ की रचना की। ठीक है, और स्वर्ण मंदिर, ध्यान रखना, स्वर्ण मंदिर जिसको आप हरमंदिर साहिब कहते हैं, हरमंदिर साहिब है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा हरमंदिर साहिब का निर्माण पूरा किया। ठीक है, इसकी शुरुआत साथियों कहा जाता है रामदास के ही टाइम से शुरू हो गया था, लेकिन सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखना कि इसका जो पूरी तरीके से शुरुआत या फिर हम कहें जो निर्माण कार्य पूरा हुआ है वो इसी समय हुआ है। अब इसके बाद क्या आता है, राजकुमार खुसरो, ध्यान रखना, राजकुमार खुसरो का साथ देने के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी पर चढ़ाया। ठीक है, राजकुमार खुसरो का साथ देने के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी पर चढ़ाया। तो गुरु अर्जुन देव को फांसी हो जाती है, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक बात का ध्यान और आप सभी लोगों को रखना है कि जो छठे गुरु हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है हरगोविंद, है ना। छठे गुरु जो आपके आ रहे हैं वो कौन है, हरगोविंद। छठे गुरु जो हैं वो आपके कौन है, हरगोविंद। ठीक है, अब हरगोविंद की बात करूं तो ये शाहजहां, ध्यान रखना, शाहजहां के समकालीन थे। एक बात तो ये निकल के आ जाती है। दूसरा क्या है, एक बाज समझते हैं, हाँ, बाज, ईगल, बाज के कारण बादशाह और गुरु के बीच विवाद था। साथियों एक बात का ध्यान रखना, कहते हैं कि शाहजहां का एक बाज था जो उड़ करके हरगोविंद के पास चला गया था, और क्या हुआ कि हरगोविंद ने उसे जो है वापस नहीं किया था। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, एक बात का ध्यान रखना। हरगोविंद ने क्या किया था, ध्यान रखेंगे, अपने जो समुदाय है, सिख समुदाय जो है उसको सैन्य समुदाय में बदला। ठीक है ना, क्या किया है, सिख समुदाय को सैन्य समुदाय में बदला। सैन्य समुदाय में बदला 22 गद्दियों की स्थापना की। 22 गद्दियों की स्थापना की। 2 तलवार लेकर बैठते थे, 2 तलवार
दो तलवार लेकर बैठते थे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है, ग्वालियर किले से ध्यान रखना, ग्वालियर किले से करीब 52 बंदियों को कैद से छुड़वाया। इस मौके पर पंजाब में बंदी छोड़ पर्व या त्योहार मनाया जाना शुरू हुआ। और बच्चों एक बात का ध्यान रखना, ये बंदी छोड़ जो पर्व है ये सेलिब्रेट अब होता है कब, दिवाली में। एक बात का ध्यान रखना, पहले ये पर्व जो होता था वो दिवाली से पहले होता था सेलिब्रेट, मतलब दिवाली से 1 दिन 2 दिन पहले सेलिब्रेट होता था। लेकिन लगभग 20वीं शताब्दी के आसपास से क्या हुआ था कि इसको दिवाली के दिन से ही सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। तो हरगोविंद की बात आप सब लोग समझ गए होंगे, हरगोविंद है ना, हाँ ओके, हाँ चलिए ठीक है, पढ़ाई करते रहें आप सब लोग खूब अच्छे से। चलिए अब इसके बाद फिर अगले जो गुरु आपके सामने आ रहे हैं 7वें गुरु, वो है हर राय, गुरु हर राय। 7वें गुरु कौन है, गुरु हर राय। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, औरंगजेब के समय हुए थे ये, औरंगजेब के समय। और एक बात का ध्यान रखना, कहा जाता है सबसे शांत प्रिय गुरु थे ये, सभी से या सबसे शांत प्रिय गुरु ये रहे हैं, गुरु सबसे शांत प्रिय गुरु रहे हैं। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, हाँ सबसे शांत प्रिय गुरु रहे हैं, ठीक ओके। इसके बाद फिर अगले गुरु जो आते हैं वो आते हैं हरकिशन। 8वें गुरु जो आते हैं वो कौन आते हैं, हरकिशन। आप देखेंगे कि हरकिशन भी जो है वो आपके क्या है, अब लगभग जितने 4 गुरु हुए हैं ना भैया, वो सब औरंगजेब के समय में हुए हैं, ठीक है ना, हाँ हरकिशन भी क्या हुए हैं, औरंगजेब के समय में हुए हैं, ठीक है, हाँ हरकिशन। इसके बाद फिर क्या है, 9वें गुरु की मैं बात कर लेता हूं, गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु जो है वो कौन है, गुरु तेग बहादुर। आप सबको पता ही होगा कि गुरु तेग बहादुर जो है, इनकी इस्लाम स्वीकार ना करने के कारण, पहला पॉइंट क्या आता है, इस्लाम ना मानने पर औरंगजेब ने शीशगंज गुरुद्वारा में इनकी हत्या की गुरु तेग बहादुर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ओके। और क्या हुआ इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की, ठीक है, आनंदपुर साहिब की स्थापना की। इसके बाद फिर 10वें गुरु जो आते हैं वो कौन आते हैं, गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु गोविंद सिंह। ये लास्ट के जो 3 गुरु हैं
आप जान 4 गुरु हैं, ये सब के सब क्या है, अकबर के सॉरी औरंगजेब के समकालीन है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप लोगों को बोलूं कि गुरु गोविंद सिंह ने सबसे पहले क्या किया, सिखों के लिए 5 ककार, सिखों के लिए 5 ककार, सिखों के लिए 5 ककार तय किए। अब 5 ककार क्या है, जैसे केस, कंघा, कड़ा, ठीक है, कड़ा, कच्छा, कच्छा, और एक और है कृपाण, ठीक है, कृपाण, कृपाण, ये 5 ककार इन्होंने तय किए। अगला क्या है, नाम के बाद सिंह लगाने की परंपरा, ध्यान रखना, सिंह लगाने की परंपरा शुरू की, ध्यान रखना। और आप सब लोग एक बार तो जानते ही होंगे कि इन्हीं के जो बेटे थे, है ना, उनको जो है वजीर खान ने दीवाल में चुनवा दिया था। 1699 में क्या किया है, दल खालसा की स्थापना, ध्यान रखना, दल खालसा की क्या है, इन्होंने स्थापना की है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, दल खालसा की इन्होंने क्या किया है, हाँ, शुरुआत किया है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, और इसके बाद फिर क्या हुआ, इन्होंने गुरुपद समाप्त किया। यहां पे पॉइंट क्या बनेगा, गुरुपद समाप्त किया, इन्होंने गुरुपद समाप्त किया। ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी जो इनके बच्चे थे जो शहीद हुए थे, वो बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं मुगल डायनेस्टी में, ठीक है, आपको क्लियर तो हो ही गया होगा कि इनके 2 बच्चों को जो है फतेह सिंह और जोरावर सिंह को वजीर खान ने क्या किया था, दीवाल में चुनवा दिया था, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बार बार एक ही पॉइंट पढ़ाना सही नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, गुरुपद समाप्त किया। अब यहां से क्या आता है, गुरु गोविंद के उत्तराधिकारी यहां से आपका क्या शुरू होने वाला है, सिख एम्पायर शुरू होने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कब शुरू होगा आपका, ध्यान रखना। ये पॉइंट हैशटैग करके लिखना, गुरु गोविंद, ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में बंदा बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में बंदा बहादुर ने कार्य किए। दल खालसा को आगे बढ़ाया। अब साथियों एक बात का ध्यान रखना, यहां पे क्या हुआ, दल खालसा को आगे बढ़ाने का जो काम किया था वो किसने किया था, बंदा बहादुर ने। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां से सिख एम्पायर आपका शुरू हो जाता है, सिख साम्राज्य यहीं से शुरू हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा यहां पे आपको बोलूं सिख साम्राज्य, तो आप सब लोग बिल्कुल समझ लेना कि सिख साम्राज्य यहीं से शुरू होता है। अभी तक क्या था, सिख धर्म पर डिस्कशन हमारा आपका चल रहा था, जो हमारा आपका डिस्कशन चल रहा था वो सिख धर्म का चल रहा था, ठीक है भैया। अब यहां पे क्या हुआ, पहला पॉइंट आता है कि बंदा बहादुर, ध्यान रखना, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद देखो यहां से सीन कितना भयंकर चेंज होगा, देखना। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद दल खालसा
12 मिसलों में 12 मिसलों में बट गया। ये मिसल जो शब्द है ये फारसी शब्द है, ध्यान रखना, फारसी शब्द है। और एक बात का ध्यान रखना, जो सिख शब्द है वो भी फारसी शब्द है, ध्यान रखना इस बात का। और भैया एक बात का और आप सब लोग ध्यान रखेंगे कि जो ये मिसल है, मिसल का मतलब क्या होता है? समान। इसका मतलब क्या होता है? समान। तो 12 मिसलों में पूरा जो सिख साम्राज्य था ये क्या था? ये बट गया था। अब यहीं से आप सब लोग एक पॉइंट को नोट करेंगे। सबसे पहले नाम आता है नवाब कपूर सिंह का। नवाब जो थे कपूर सिंह, नवाब कपूर सिंह जो हैं ये पटियाला के नवाब हैं, आप सबको पता होगा। नवाब कपूर सिंह ने 12 मिसलों को, मिसल मतलब आप जैसे वैदिक काल पढ़ते हैं ना कि 12 कबीले थे, तो कबीले समझ लीजिए कि 12 कबीले थे, है ना। हाँ, जैसे आप पढ़ते हैं ना 10 कबीले थे, तो ऐसे यहाँ पे 12 कबीले थे। कबीले मतलब मिसल, ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो नवाब कपूर सिंह ने 12 मिसलों को एक करने का प्रयास किया। एक करने का प्रयास किया, पहला पॉइंट हो जाएगा, प्रयास किया। अगला पॉइंट क्या हो जाता है? जस्सा सिंह, ध्यान रखना, जस्सा सिंह आहलूवालिया, जस्सा सिंह आहलूवालिया ने 12 मिसलों को एक किया। अब ध्यान रखना, यहां पे सबसे पहले 12 मिसलों को एक करने का प्रयास कपूर सिंह ने किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन जस्सा सिंह आहलूवालिया जो है ये कुछ समय के लिए सफल हो गए थे। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सफल हुए थे, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि जस्सा सिंह आहलूवालिया जो है ये सफल हो गए थे। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब एक बात का और ध्यान रखना, यहीं पर एक चीज की शुरुआत होती है, राखी प्रथा। मैं आपको यहां पे एक पॉइंट बताना चाह रहा था, राखी प्रथा क्या चीज है। राखी प्रथा ये शुरुआत हुआ है 1753 ईस्वी में। राखी प्रथा क्या था? यह एक प्रकार का टैक्स था, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये टैक्स क्यों लिया जाता था? ध्यान रखना, दल खालसा को मजबूत करने के लिए, दल खालसा को मजबूत करने के लिए, दल खालसा को मजबूत करने के लिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, दल खालसा को मजबूत करने के लिए, ठीक है भैया। तो दल खालसा को मजबूत करने के लिए इन्होंने क्या किया है? राखी प्रथा की शुरुआत किया है, ठीक। अब यहां पे आगे हम आ जाते हैं राजा रणजीत सिंह के बारे में। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं राजा रणजीत सिंह। ध्यान रखना, राजा रणजीत सिंह। मेरे प्यारे बच्चों, राजा रणजीत सिंह की अगर मैं बात करता हूं तो इनका शासन 1792 से लेकर के 1839 ईस्वी तक रहा है। ये सबसे शक्तिशाली राजा थे, ध्यान रखना, ये सबसे शक्तिशाली राजा थे, सबसे शक्तिशाली, ध्यान रखना, सबसे शक्तिशाली राजा थे, ध्यान रखना। और यहां पर क्या आता है? स्वर्ण मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ आप जानते ही होंगे, है ना, काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में है। इन सब की क्या कराई थी? मरम्मत कराई, ध्यान रखेंगे। यहां पे क्या हो जाता है? ये मरम्मत कराते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ये किस मिसल के थे, तो ध्यान रखना ये शुकर चकिया मिसल के थे, शुकर
चकिया, सुकर चकिया मिसल, मिसल के थे, मिसल के थे। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। इनके दादा कौन थे? इनके दादा चरत सिंह और पिता महासिंह, थे, ठीक है। तो सुकर चकिया मिसल का संबंध रहा है चरत सिंह से। चरत सिंह के बेटे हैं महासिंह और महासिंह के बेटे हैं राजा रणजीत सिंह। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे बात कर लेता हूं राजा रणजीत सिंह, इनके बारे में। इनकी सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं राजधानी। तो साथियों, इनकी जो राजधानी रही है वो दो राजधानियां रही हैं। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। एक तो राजधानी इनकी रही है लाहौर और दूसरी राजधानी रही है अमृतसर। अब ये अमृतसर जो थी इनकी राजधानी, ये थी धार्मिक राजधानी। ध्यान रखना, ये अमृतसर क्या थी? इनकी धार्मिक राजधानी थी, जबकि पॉलिटिकल जो कैपिटल थी इनकी वो लाहौर थी। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। इसी समय बच्चों अफगानिस्तान का एक शासक था शाह सुजा करके, ठीक है ना। वो अपनी कुछ तोपें लेकर के भारत की तरफ पहुंच रहा था, लेकिन उसकी तोपें जो हैं वो क्या हुई थी, सिंधु नदी की दलदल में फंस गई थी, जिसको निकलवा करके रणजीत सिंह ने वापस भिजवा दिया था, जिससे खुश होकर के शाह सुजा ने क्या किया था, कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था। तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैं नाम लिखने चल रहा हूं अफगान शासक जिसका नाम क्या है, शाह सुजा। वैसे एक बात का ध्यान रखना, भारत में कई ऐसे राजा हुए हैं जिनका नाम शाह सुजा रहा है। अफगान शासक शाह सुजा, ध्यान रखना। इसके बारे में बता दूं, इसकी 12 तोपें सिंधु नदी के दलदल में फंस गई थी, जिसे निकाल कर रणजीत सिंह ने अफगान भिजवाया था, जिससे अफगान शासक शाह सुजा खुश होकर रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया। साथियों, ऐसा दंत कथा में मिलता है या किंवदंती में मिलता है, या भी तमाम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि कोहिनूर हीरा जहां जहां रहा उसने उस एरिया को बर्बाद कर दिया। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा जो है वो भगवान श्री कृष्ण की माथे पे या मुकुट में लगा हुआ था, और ये साउथ में था, और आंध्र प्रदेश की एक खान से इसको निकाला गया था। और होते करते ये कोहिनूर हीरा जो है ये अलाउद्दीन के पास आई। अलाउद्दीन के बाद जो है ये बुंदेलखंड के राजा के पास गया, और उसके बाद होते करते ये शाहजहां के पास आया। शाहजहां से मोहम्मद शाह रंगीला के समय तक था, उसके बाद नादिर शाह लेके गया, नादिर शाह से आब्दाली चुरा ले गया। तो आब्दाली का जो बेटा है वो ग्रैंडसन है शाह सुजा है।
तो शाहशुजा भी बर्बाद होने कगार पे था, उसने कोहिनूर दे दिया रणजीत सिंह को। अब आप जब देखेंगे कोहिनूर रणजीत सिंह के पास आया तो रणजीत सिंह के भी जो प्रभाव थे वो कम होने लगे, और उसके बाद फिर डलहौजी ने क्या किया, उस कोहिनूर को ले जाकर के इंग्लैंड दे दिया। और आप जरा सोचिए, इंग्लैंड का शासन जो उस जमाने में 26-27 बड़े बड़े देशों पे हुआ करता था, वो धीरे धीरे सिमटने लगा और इंग्लैंड डे बाय डे क्या होने लगा, कमजोर होने लगा। तो कहीं ना कहीं कोहिनूर हीरा एक आशीर्वाद नहीं बल्कि वो एक श्राप की तरीके से लोग उसको देखते हैं कि जहां जहां ये रहेगा वहां वहां लोगों को ये बर्बाद करता रहेगा। ठीक है, फिलहाल इसके रिजल्ट तो आप सबको दिख ही रहे होंगे। ठीक है भैया, हाँ इसके रिजल्ट तो आप सबको दिख ही रहे होंगे। चले, अब इसके बाद फिर क्या होता है 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच जो कि कल मैंने आपको पढ़ाया भी था, है ना, के बीच अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि हुई। ठीक है, इतनी बात तो आप सबको पता ही होगा। अब अमृतसर की जब संधि हो जाती है तो यहां पर क्या हुआ कि यह तय किया गया कि कौन शासक किस एरिया में शासन करेगा, कौन शासक किस एरिया में शासन करेगा। तो इसको लेकर के इन सब के बीच में बड़ा विवाद चलता था। आपको बता दूं कि उस समय जो वायसराय हुआ करते थे उनका नाम था लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट ने इस बात को महसूस किया था कि उन दिनों रणजीत सिंह एक बहुत बड़ी ताकत है, उनके साथ युद्ध करना ये हमारे लिए समझ लीजिए कि अपने हाथों से खुद अपना गला काटने के बराबर हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि इन्होंने पंजाब के गवर्नर चार्ल्स मेटकॉफ को बुलाया और उनसे कहा कि भैया एक काम करो, आप पंजाब पर किसी भी प्रकार का एक्शन मत लो, पंजाब पर किसी भी प्रकार का आक्रमण मत करो, पंजाब में किसी भी प्रकार का मिलिट्री एक्सरसाइज मत करो। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि रणजीत सिंह अगर भड़क गए और उन्होंने कहीं जंग छेड़ दी तो हम म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ उलझे हुए हैं, और इस बीच हम रणजीत सिंह के साथ उलझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस समय अगर रणजीत सिंह से हमने युद्ध छेड़ दिया तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमें हार का सामना करना पड़ सकता है, जो हम नहीं चाहते। इसलिए क्या हुआ कि चार्ल्स मेटकॉफ जो पंजाब के गवर्नर थे, इनको बुलाया गया और रणजीत सिंह के बीच क्या हुआ, अमृतसर की संधि हुई। अब इसमें क्या हुआ कि सतलज नदी क्या बन गई, सीमा बन गई। ठीक है ना, आप सब लोग जानते हैं कि सतलज नदी सीमा बन गई। अब जब सीमा बन गई सतलज नदी, तो इसमें क्या हुआ कि सतलज नदी का जो वेस्टर्न इलाका था, जैसे अगर आप देखेंगे ये सतलज रिवर है, ये सतलज रिवर है, तो इसका जो ईस्टर्न इलाका है, ईस्ट इलाका है, और ये क्या है, वेस्ट इलाका है। तो यहाँ राजा का शासन होगा इस इलाके में, और यहाँ पर कंपनी का शासन होगा, यहाँ पर कंपनी का शासन होगा। इस तरीके से ये समझौता हो गया कि ये इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे और ये इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद रणजीत सिंह के बाद अगर यहाँ पे मैं बात करूं, रणजीत सिंह के बाद कौन कौन लोग यहाँ पर बनते हैं, तो रणजीत सिंह, इनके बाद आते हैं दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह के बाद एक नाम आप देखेंगे जिनको हम सभी लोग नौनिहाल सिंह के नाम से, दिलीप सिंह के बाद खड़क सिंह का आएगा नाम। ठीक है, खड़क सिंह, खड़क सिंह, और खड़क सिंह के बाद क्या आएगा, नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह, और लास्ट में क्या आएंगे, शेर सिंह। ध्यान रखना, ये क्या हो जाते हैं, अंतिम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनके उत्तराधिकारी एक के बाद एक आते हैं, लेकिन इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी रहते हैं वो आपके रहते हैं कौन, दिलीप सिंह। ध्यान रखना, अब चूंकि दिलीप सिंह क्या है, छोटे हैं। अब रणजीत सिंह की मृत्यु क्या हो जाती है, 1839 में हो जाती है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, रणजीत सिंह
रणजीत सिंह की मृत्यु, साथियों इनकी मृत्यु जो होती है वो 1839 में। अब जब 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, दिलीप सिंह गद्दी पर बिठाए जाते हैं। अब दिलीप सिंह गद्दी पर बैठते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा शासन इनका नहीं चलता है। तो हुआ क्या, उन दिनों जो वाइस गवर्नर है जिसका नाम है लॉर्ड हार्डिंग, ध्यान रखना लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय क्या हुआ है, यहाँ पे पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ है, पहला आंग्ल सिख युद्ध। साथियों एक बात का ध्यान रखना, जो ये आंग्ल सिख युद्ध हो रहा है इसको लेकर के बहुत सारे डिस्प्यूटेड यहां पर देखने को आपको मिलेंगे। जैसे क्या देखने को मिलेंगे आंग्ल सिख युद्ध में, पहले क्या देखने को मिलेंगे, पहला तो ये है कि जैसे 1857 की क्रांति को लेकर के तमाम लोगों में ये बात रहती है कि इसको भारत की पहली क्रांति घोषित कर देनी चाहिए। तो ये एक मामला सामने आता है कि क्या जो सिखों के साथ वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, उसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं कह सकते हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर नहीं कह सकते हैं क्या। तो आप देखें पहला सिख युद्ध जो हुआ है वो 1846 में। अब 1846 में हुआ। इस सिख युद्ध में अगर आप देखेंगे तो राजा जो है वो कौन है, दिलीप सिंह है, दिलीप सिंह है। और गवर्नर जनरल अगर आप देखेंगे, गवर्नर जनरल जो है वो है लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड हार्डिंग है, ठीक है। और यहां पे एक बात का और ध्यान रखना, पंजाब के सेना कमांडर अगर मैं यहां पे बात करूं तो सेना कमांडर जो है वो है लॉर्ड गफ। वो कौन है, लॉर्ड गफ, जिसने नेतृत्व किया था, ध्यान रखना ये लॉर्ड गफ ही है जिसने नेतृत्व किया था। और इस पहले आंग्ल सिख युद्ध में क्या हुआ, लाहौर की संधि हुई, लाहौर की संधि हुई। और इस संधि के तहत लाहौर जो है अंग्रेजों का हिस्सा बन गया। और यहां पर क्या हुआ साथियों, यहां पर क्या हुआ, राजा पर 1.5 करोड़, ध्यान रखना 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना, ध्यान रखना 1.5 करोड़ रुपए का क्या किया, जुर्माना लगाया। ये देख सकते हैं आप लोग, अंग्रेज लोग जो है ना वो कभी भी ऐसे टाइम पे अटैक नहीं करते थे जब उनको नुकसान हो, वो ऐसे मौकों की तलाश किया करते थे। भैया एक बात का ध्यान रखना, जो व्यक्ति मौके की तलाश करेगा उसके अंदर उतावलापन नहीं होगा, वो काम आगे कर जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है। अब मैं यहां पे बात करने वाला हूं दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। अब दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो होता है वो होता है आपका 1848, ध्यान रखना 1848 में, करीब 1.5 साल के बाद ये हो जाता है 1848 में, ठीक है। अब इसमें क्या है, राजा वही है, कौन है, दिलीप सिंह है। और गवर्नर जनरल थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे चेंज हो चुका है। गवर्नर जनरल जो है वो कौन हो चुका है, गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखना डलहौजी, ठीक है। और पंजाब सेना का कमांडर जो है वो भी चेंज हो चुका है और कमांडर है चार्ल्स नेपियर, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, चार्ल्स नेपियर। ये नेपियर इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये गवर्नर भी बनेगा, ध्यान रखना चार्ल्स नेपियर जो है ये गवर्नर भी बनेगा, ध्यान रखना। अब यहां पर क्या हुआ कि पूरी तरीके से पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। क्या किया, पंजाब का अधिग्रहण,
पंजाब का अधिग्रहण डलहौजी ने कर लिया। ध्यान रखना, पंजाब का अधिग्रहण किसने कर लिया? डलहौजी ने कर लिया। पंजाब का अधिग्रहण किसने कर लिया? डलहौजी ने कर लिया। अब यहां पर क्या हुआ भैया, एक बात का ध्यान रखना, दिलीप सिंह और इनकी माता, ध्यान रखना इनकी माता छिंदन है उनका नाम, ध्यान रखना रानी छिंदन, ठीक है ना? हाँ रानी, ध्यान रखना दिलीप सिंह और रानी छिंदन, ध्यान रखना रानी छिंदन है, रानी छिंदन हाँ दिलीप सिंह, एक मिनट थोड़ा सा यहां अपडेट करना है, थोड़ा सा अपडेट है। दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए पेंशन देकर रानी छिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया। दरअसल दिलीप सिंह को उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया था, ध्यान रखना उच्च शिक्षा के लिए। ये भी एक बात आती है कि इनको उच्च शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए का पेंशन दे दिया कि हम आपको 5 रुपए नहीं, सॉरी 5 लाख है ना, 5 लाख है, 5 लाख रुपए पेंशन, 5 रुपया नहीं भैया, 5 रुपया नहीं, 5 लाख रुपए पेंशन, ठीक है ना? हाँ, इंग्लैंड भेज दिया कि आप जाइए और आगे की पढ़ाई आप करिए, ठीक है? हाँ, आप जाइए और आप आगे की पढ़ाई करिए, ठीक, ओके। तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको क्या करना है, ठीक है? तो आपने एक चीज देखा कि हम लोग जो गवर्नर्स के बारे में पढ़ रहे थे, वो गवर्नर्स के साथ साथ हम लोगों ने पंजाब स्टेट को भी पढ़ लिया है पूरी तरीके से। तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पंजाब स्टेट को समझें और पंजाब स्टेट को पढ़ें, ठीक है? यहाँ किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप सब लोग पूरी तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है भैया? तो ये सेशन में आप सब लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पूरी तरह से आपने क्या पढ़ा, पंजाब के बारे में पढ़ा। एक बार देख लीजिए, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। बहुत ही बढ़िया चीजें मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है ताकि आपको खूब आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है? ये देख सकते हैं शुक्र चकिया मिसल हो जाता है आपका, है ना? और यहाँ पे जस्सा सिंह अहलूवालिया ने इसको प्रयास किया था एक करने का। यहाँ पे देखिए गुरु गोविंद सिंह का नाम आया, गुरु तेग बहादुर, हरकिशन, हर राय, है ना? और इसके पहले आप देखेंगे यहाँ पे हरगोबिंद जो है बहुत ज्यादा मतलब सेना अपनी, है ना, बढ़ा रहे थे, सेना को लेकर के इनका मेन रोल रहा है यहाँ पे। ये एक बात का ध्यान रखना। सिख धर्म यहाँ पे साम्राज्य, गुरु नानक देव जो हो जाते हैं यहाँ पे, है ना, गुरुमुखी लिपि आविष्कार होता है, संगत पंगत अमरदास। तो यहाँ पे ध्यान रखें, विवाह की एक मिनट थोड़ा सा अपडेट कर लेना, पाहुल प्रणाली यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ। विवाह की आनंद कारज विवाह, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, यही एक फायदा होता है रिवाइज करने का, गलतियां किसी से भी हो जाती हैं, ध्यान रखना। ये पाहुल प्रणाली इनके द्वारा शुरू नहीं की गई थी, ध्यान रखना, यही पॉइंट होता है। विवाह प्रणाली की आनंद कारज विवाह प्रणाली, ये पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेना। प्रणाली ये हिंदुओं से अलग होकर के, ध्यान रखना। पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह से जुड़ा हुआ है, ठीक है? ये एक बेनिफिट होता है इसको रिकॉल करने का, है ना? हाँ, उसके बाद पर्दा प्रथा, सती प्रथा खत्म किया। बीबी भानी को इन्होंने दिया है 500 बीघा खेत, है ना, 500 बीघा खेत अकबर ने दिया था वही। अर्जुन देव जो कि आप सभी लोग जानते हैं खुसरो का साथ दिया, इसके बाद इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है? इसके बाद गुरु हर राय और इसके बाद हरकिशन एक बिल्कुल हस्तक्षेप की नीति में रहे। गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार, इन्होंने भी प्रचार प्रसार किया, आनंदपुर साहिब की स्थापना की और शीशगंज गुरुद्वारे में इनकी हत्या हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह जो है
इन्होंने सिंग लगाने के लिए परंपरा शुरू की और 5 ककार सिखों के लिए दल खालसा की स्थापना, गुरुपद समाप्त कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे बंदा बहादुर नेतृत्व करते हैं। इनके मरने के बाद क्या है, मिसल में बढ़ जाते हैं। नवाब कपूर सिंह एक करने का प्रयास करते हैं लेकिन आलूवालिया इसमें सफल हो जाते हैं। राखी प्रथा इसमें आती है जो कि टैक्स व्यवस्था है दल खालसा को मजबूत करने के लिए। राजा रणजीत सिंह का इतिहास आप देख सकते हैं। महासिंह चरत सिंह इनके फैमिली के हैं। स्वर्ण मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी मरम्मत। अहिल्याबाई होलकर आपने नाम सुना होगा, इन्हीं के समय में थी और इनका भी योगदान आता है काशी विश्वनाथ निर्माण में। तोपों का ये कहानी है जो इनको कोहिनूर हीरा गिफ्ट मिलता है, चार्ल्स मेटकॉफ के साथ ये समझौते हुए थे। इसके बाद रणजीत सिंह, दिलीप सिंह, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह। ये देखें दिलीप सिंह के बाद क्या हुआ, पंजाब का अधिग्रहण हो गया, बाकी ये सब नाम के राजा थे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है। चार्ल्स नेपियर ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बाद में उसको इस चीज का गिफ्ट भी मिला और उसको गवर्नर जनरल भी बनाया गया था। 5 लाख रुपए का पेंशन देके पढ़ाई करने के लिए रानी छिंदन के साथ इनको क्या किया, इंग्लैंड भेज दिया। अब यहां से ये आपका पॉइंट समाप्त हो जाता है। अब अगली क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मैसूर राज्य, मैसूर राज्य और साथ ही साथ बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हमारा टॉपिक होगा गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। ये हमारा पहला टॉपिक है जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा और उसके बाद ये दूसरा टॉपिक होगा भारत के गवर्नर जनरल। इसमें हम लोग डिटेल में लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में किस टॉपिक के साथ, मैसूर स्टेट के साथ, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान का डिस्कशन हम लोग करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।